अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से बहुत कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है और आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस डिसिप्लिन में जाया जाए। और ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे लॉ डिपार्टमेंट के हवाले से कि लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है और साथ में द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में फॉल एडमिशन्स 2024 जो हैं वो कंटिन्यू हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जब जितने भी स्टूडेंट्स हमें सुनेंगे उनको बराह रास्त ये मालूमात भी पहुँचेगी कि किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं होगा कि आपको फ़िज़िकली विज़िट करना पड़े, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, मालूमात वैसे भी ले सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम आप लाज़मी सुनें ताकि बहुत सारी मालूमात आप तक पहुँच सकें। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अगर आप सवाल करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए आप डायल करेंगे हमारे राब्ते के नंबर 0334 19 66 966 यानी 03341 966 966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को हमेशा की तरह प्रोग्राम में शामिल करते हैं और अपने मेहमानों के साथ उन सवालात को शेयर भी करते हैं। फेसबुक के ऊपर हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल पेज वेब एफ 96.6 या प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के पेज के ऊपर आप हमें देख भी सकते हैं। साथ में अपने पैगामात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालात को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो जनाब, आज के मेहमानों का आपके साथ तारुफ करवाते चलें। आज हमें प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में ज्वाइन किया है एडवोकेट हसन जावेद साहब ने, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। और उनके साथ मौजूद हैं जी एडवोकेट फातिमा सईद साहिबा, जो लेक्चरर हैं लॉ डिपार्टमेंट द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। मैं बहुत मशकूर हूँ आप दोनों का, आपने कीमती वक्त दिया आज के प्रोग्राम के हवाले से। सबसे पहली बात, जब भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की बात की जाती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि ग्रेजुएशन में जाया जाएगा तो कहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा और गाइडलाइन बहुत सारी जगहों पर नहीं मिलती है। और हमने ये देखा है कि लॉ डिपार्टमेंट को जब भी देखते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं जब नए नए यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। किस तरीके से हम इम्पोर्टेंस बता सकते हैं और कैसे बच्चों को मोटिवेट या गाइड किया जा सकता है कि लॉ डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सारी चॉइसेस में से एक अच्छी चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं आफ्टर इंटरमीडिएट कि स्टूडेंट्स किसी भी डोमेन को जो है वो परस्यू कर सकें। स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जिनका साइंस वाला बैकग्राउंड होता है, मेडिकल वाला, कि वो मेडिकल फील्ड्स में ही जाएँ। हम्म। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये है, आई फाइंड लॉ मोर इंटरेस्टिंग देन साइंसेस, क्योंकि जब हम पढ़ते थे देयर वर मेनी थेरीज। बोहर ने ये बोला, रदरफोर्ड ने ये बोला, वो दोनों एक दूसरे की थेरीज को हम्म। फॉल्सिफाई करते थे और एंड रिजल्ट में समटाइम्स कन्फ्यूजन रह जाती थी दैट वेदर वी शुड कंसीडर दिस थेरी और द अदर वन ना। तो मुझे ये लगता है इट्स बेटर कि हम लॉ जो है, लॉ लॉ इज सेटल्ड। लॉ हम्म। की सिर्फ इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट वैसे जो है लॉ इज सेटल्ड एज कम्पेयर टू हम जब साइंसेज में थियरीज़ के बारे में बात करते हैं। हम्म। तो लॉ का एक आप कह लें कि प्लस पॉइंट है या बेनिफिट है, वो ये भी हो सकता है कि बच्चों के लिए एक इस तरह की स्टडी है जिसको वो खुद से इंटरप्रेट करेंगे रादर देन कि वो किसी की इंटरप्रिटेशंस को बार-बार पढ़ेंगे। बिल्कुल हाँ सही है। जी। हसन साहब, लॉ की इम्पोर्टेंस के हवाले से चूँकि हम ये देखते हैं कि उसमें बहुत सारे बॉयज़ की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि जब भी लॉ एडमिशन्स शुरू करते हैं, डिपार्टमेंट शुरू करते हैं तो उसमें किस तरीके से बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होती है? क्या माइंडसेट होता है जिसको देखते हुए बच्चे लॉ डिपार्टमेंट की चॉइस करते हैं? सर, इसकी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को इनवाइट किया और यहाँ पर बोलने का मौका दिया। दूसरे नंबर पे सर, इसमें ये चीज़ है कि एक तो लॉ जो है इट इज़ द बिगेस्ट ट्रेंड टुडे। हर बंदा जो है वो जिस तरह कहते हैं ना कि वक़्त की एक डिमांड होती है, वक़्त की एक, हुँ। तो आने वाले वक़्त में लोग लॉ का स्कोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। सिर्फ़ मतलब इसमें ये चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ़ एक, अगर आप इसको एज़ अ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जी मैं लॉ करने के बाद बतौर वकील ही मैं अपना करियर शुरू करूँगा। हुँ। इसमें बच्चे बड़ी और चीज़ें देख रहे होते हैं। मतलब फैमिलीज़ अपने बच्चों को पुश कर रही होती हैं कि भई लॉ की अवेयरनेस जो है वो एक बेसिक चीज़ है, ठीक है? हमारे यहाँ ज़्यादातर स्कैम्स क्यों होते हैं, किसी भी तरफ से जो हो जाते हैं कि ये लॉ की जनरल अवेयरनेस ही नहीं होती। तो हुँ। पहली बात तो ये है कि लोगों को अब वक़्त के साथ-साथ बड़ा शौक पैदा हो गया है कि पहला ज़माना कोई और होता था कि वो कहते हैं जी कोई लीगल एडवाइज़र होना चाहिए। हुँ। तो जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे लड़के हैं, उनका ज़्यादा है कि एक तो ये वाली जो फ़ील्ड है ना, ये इसके अंदर थोड़ा-सा मतलब बाकी फ़ील्ड से थोड़ी-सी डिफरेंट है।
मतलब ये एक ऐसी है कि इसमें ऑफिशियल वर्क भी है और आपका फील्ड का वर्क भी आपको देखने में मिलता है। तो इसलिए लड़कों का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि मैं कहता हूँ कि इसमें ख़वातीन का भी उतना ही ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि वो एक कहावत बोली जाती है कि जी जो टॉप होता है ना हुँ, वो इट्स ऑलवेज वैकेंट, मतलब वहाँ हुँ, पर ये नहीं होता। तो ये तो दोनों को इक्वली ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन वाकई के ख़वातीन का थोड़ा ट्रेंड कम है, हुँ। तो वो भी उसी हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही है और ख़वातीन की पार्टिसिपेशन बहुत सारे शोबों में ज़्यादा है और लॉ डिपार्टमेंट में अब देखने में आ रहा है कि हाँ जी, काफ़ी रेशो में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। एग्ज़ैक्टली। सर प्रैक्टिकल एक्सपोज़र के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, जो पढ़ाने वाले हैं, उनका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो प्रैक्टिकल एक्सपोज़र रखते हैं, चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली जानते हैं, तो बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं। तो उसके हवाले से क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ कि जिस बंदे का जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोज़र नहीं होता, वो उस लेवल तक नहीं जा सकता। हुँ, तो इसके लिए पाकिस्तान बार काउंसिल हो गया, और जो मतलब उनकी जो हमें 2 बॉडीज़ रेगुलेट करती हैं ना, तो उनकी तरफ से एक हिदायत होती है कि भई आपने जो टीचर जो रखना है उसका कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया उसका कोई ना कोई होना चाहिए। हुँ, उसके नीचे ताकि उसका प्रैक्टिकल एक्सपोज़र हो, और फिर इस चीज़ को सिर्फ़ मतलब कि ये नहीं कि कोई 5 या 10 साल, लॉ की फ़ील्ड है, इसके बारे में कहा जाता है कि वकालत तब जमा होती है जब वकील बूढ़ा हो जाता है। हुँ, मतलब कि वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे आदमी उसके एक्सपीरियंस के जो ईयर्स हैं वो बढ़ते जाएँगे, उसका एक्सपोज़र बढ़ता जाएगा। जी, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है, मतलब मैं हूँ, मेरी तकरीबन माशाल्लाह 10 साल की स्टैंडिंग होने वाली है। मतलब माशाल्लाह। हुँ, टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 5-6 साल से ऊपर है। तो उसके बावजूद भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो सीनियर बैचेज़ हों ना, उसके अंदर हम लोगों के अलावा जो हाई कोर्ट्स के जो सीनियर वकील हैं, जिनकी प्रैक्टिस एक्सपोज़र जिनका मतलब 35 से 40 साल तक हो, हुँ। 30 साल तक हो, वो लोग भी आते हैं। तो ये सर बिल्कुल इसमें बात है कि लॉ के अंदर 2 थ्योरीज़ ही चलती हैं, कि एक प्रैक्टिकल फ़ील्ड से रिलेटेड और एक थ्योरी। मतलब हम दोनों की इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर बिल्कुल सकते। सही है। दोनों चलेंगी साथ-साथ। सही है, बिल्कुल सही है और जी सर मैं इसी चीज़ में एक और जी, चीज़ जी, ऐड करना प्लीज़। चाहूँगी, देयर आर फ्यू टीचर्स जिनको एंगेज किया जाता है अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपोज़र नहीं भी हुँ, है। वो फ़ायदे देती है वो चीज़ आपको कि वो एकेडेमिया के लिए वो बड़ी बेस्ट चीज़ होती है। बिल्कुल तो सही। ऐसे एक इक्विलिब्रियम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। हुँ, विद सीनियर्स और जो जूनियर्स होते हैं, न्यू एंट्रेंट्स होते हैं उनके लिए भी। बिल्कुल हाँ जी। सही है आपको क्या लगता है कि जितने भी बच्चे लॉ डिपार्टमेंट को जॉइन करना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद अमूमन डिसीजंस जो हैं वो पेरेंट्स के पास होता है। तो ऐसे में काउंसलिंग की ज़रूरत कैसे महसूस करती हैं? सर इसमें मुझे लगता है दिस इज़ अ मच नीडेड टॉपिक के जो हुँ, पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को ये चॉइस देनी चाहिए। एज़ वी से कि लॉ के अंदर आप एक्सेल तभी करते हैं जब आप बाय चॉइस आएँ हैं। बाय हुँ, चांस आएँ तो मेरे ख़्याल में मतलब इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं बनती कि आप सही। एक्सेल करें, आप हुँ, हायर पोस्ट जो है उसको अचीव करें या लॉ के अंदर आप अच्छी ग्रिप जो है उसके ऊपर ले सकें। तो पेरेंट्स को ये चाहिए मेरे ख़्याल में। अब तो ऐसे कह लें कि अब मॉडर्न टाइम्स हैं, इसमें बच्चों का सर उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हुँ, और मेरे ख़्याल में कंसेंट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हर फ़ील्ड में, हर जगह। तो जो बच्चे हैं, वो जो एडल्ट्स हैं, उनको मतलब दे आर उनको समझा जाता है कि वो वल्नरेबल हैं, हुँ, उनको कोई बाहर समझा रहा है इस बात के लिए कि लॉ अच्छा है या कोई मतलब और फ़ील्ड अच्छी है, तो आप बच्चे उसके कहने में आके ये ना कर रहे हों। तो इस चीज़ को मेरे ख़्याल में पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनको आप थोड़े और तरीके से डील करें। हुँ, इफ अ किड इज़ सेइंग दैट आई वांट टू परस्यू इन लॉ, तो आप उसकी बात को कंसीडर ज़रूर करें, उसको उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज़ बताएँ, उसको हुँ, प्रोस एंड कॉन्स बताएँ दैट कैन यू एक्सेल इन द फील्ड आफ्टरवर्ड्स, उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स बताएँ उस चीज़ के और हर तरह से बताएँ। बिल्कुल सही है। हर फील्ड के, हाँ जी। इंटरनेशनल एक्सपोज़र जो डिग्री का है वो भी बहुत मैटर करता है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल आप ऐसा है। कुछ भी करते हैं और अब तो लास्ट 2 ईयर से अगर हम देखते हैं तो हाँ बहुत जी, ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड है कि बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो बाहर मूव बाहर कर चले रहे हैं। जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम लॉ करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली जहाँ पर मूव करते हैं तो किस तरह से हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं? सर हमारे पास लॉ के अंदर बहुत सारे एरियाज़ हैं दैट दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय द लॉ स्टूडेंट्स हुँ, कि आप देखें आपकी कहाँ-कहाँ पे आपकी ज़रूरत है। हम समझते ही नहीं इस चीज़ को, हमें लगता है कि वो मोनोटोनस सी रूटीन है दैट वी हैव टू रीच द कोर्ट्स, वी विल डू प्रैक्टिस ओवर देयर। मैक्सिमम इज़ के वी कैन जॉइन गवर्नमेंट पॉलिसी हुँ, मेकिंग में चले जाएँ, लॉ मेकिंग में चले जाएँ। लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जैसे हमारे पास इंटरनेशनल हमारी जितनी बॉडीज़ हैं, यूएन के अंदर हमारे वॉलंटियर प्रोग्राम्स इतने सारे निकलते हैं। हुँ, हमारे इंटरनेशनल एमयूएन्स होते हैं, समिट्स होते हैं, उसके अंदर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और वहाँ पे इसको कंसीडर भी किया जाता है। तो बिल्कुल सही हाँ है। जी, और हम अपनी डिग्री के अंदर ऑफ़र कर रहे हैं, देयर आर 3 कोर्सेज़ मोस्ट प्रोबेबली 3 हैं। हुँ, हुँ। दैट इज़ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और फिर एडीआर का एक कॉन्सेप्ट है, हुँ, जो कि अब नेशनल लेवल पे भी हम उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस है। तो बिफोर द मतलब आप कह लें डिग्री खत्म होने से पहले वी आर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स के इफ दे वांट टू गो टू हुँ, अब्रॉड या कोई भी ऐसा फोरम जहाँ पे वो जाना चाहें, दे कैन गो। एंड आई हैव बिल्कुल सही। ऑलरेडी डन
scholarship that was that was an internship and I was awarded a scholarship with that. I've done that in UK. वो बिल्कुल सही। I was about to go there but COVID आ गया तो उसकी वजह से it won't be मतलब वैसे नहीं चला, तो it was on remote basis. अब हम ये क्या यहाँ बैठ के अगर if I am saying कि नहीं हो सकता लॉ का क्या ही स्कोप है, जिसको कुछ नहीं मिलता वो लॉ कर लेता है, तो दैट इज अनदर थिंग. अगर आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहें तो है. बिल्कुल सही है सर, ये जो माइंडसेट है इसको चेंज किया जा सकता है. जैसे भी मैडम जिक्र कर रही हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी ये सोचते हैं कि जो कुछ नहीं करेगा वो लॉ कर लेगा. तो अब मुझे लगता है कि अब चूंकि एक आपके पास रिक्वायरमेंट बन चुकी है कि अगर आपने लॉ को ज्वाइन करना है तो उसके लिए पहले टेस्ट पास करना होगा. और आई थिंक जब हम फील्ड में जाते हैं मुकम्मल करने के बाद फिर भी टेस्ट क्लियर करना होता है. एग्जैक्टली. लाइसेंस आपको तब इशू होता है. अब ये जो उसके कॉन्स्ट्रेंट आ गई है, क्या वो इसकी ट्रांसपेरेंसी को या इसकी वर्थ में इजाफे का बायस बनती है? सर ये सबसे पहले तो जो हमारा बेसिक एक सोच बनी हुई है ना, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि वो जो भागते जाते हैं ना इस चीज़ से कि जी पढ़ना कम पड़ेगा, उनको पता ही नहीं होता कि सबसे ज़्यादा पढ़ना ही यहाँ पर पड़ता है. लॉ एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बाकी शायद किसी फील्ड में छोटे मोटे कोर्सेज होते होंगे, उसके बाद लोग प्रमोट हो जाते होंगे, मतलब आपका एक टेन्योर आता है जिसमें आपने ट्रेनिंग करनी है, प्रमोट होकर फिर आपने किताबें साइड पे रख देनी है. सर एक लॉयर की ज़िंदगी जो है वो किताब से शुरू होती है और किताब पे ख़त्म होती है. उसने सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा लॉयर नहीं है कि सारा दिन उसका किताबों का एक्सपोजर ना हो. और ये ऐसे ही है कि जैसे आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो है माइंड शार्प होता जाएगा, आप उसको करते जाएंगे. तो पहले तो इस चीज़ को हम बिल्कुल वो साइड पे करते हैं कि अगर किसी ने पढ़ाई से भाग कर आना है, ठीक है, तो ये जो फील्ड है अगर इसमें आपका दिल लग जाए, ठीक है, तो उसमें इंसान को कोई मुश्किल नहीं होगी. फिर सर दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है कि दूसरा सवाल जिस तरह आपने मेरे से पूछा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आखिर कब तक मतलब इस तरीके से बिल्कुल, चलता मतलब चलता जा क्रेडिबिलिटी रहा है. किस हद तक इसकी बढ़ चुकी है. अब चूंकि कॉन्स्टेंट आ गया है ना, टेस्ट देके हम डिग्री को ज्वाइन करते हैं, फिर इसको मुकम्मल करने के बाद फील्ड में तब जाएंगे जब हम क्लियर करेंगे टेस्ट को. सर तो इस कॉन्स्टेंट में रहते हुए हमारी डिग्री की वर्थ में किस हद तक इजाफा सर हुआ है? बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. और मतलब कि ये एक मतलब एक ऐसा फ़िल्टर है कि इससे मज़ीद ना सिर्फ पहले तो ये होता था कि एज की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, अब तो हर तरफ से एज की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है. कि पहले ये था कि चलें जी किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, तो सबसे पहले तो नंबर पे ये चीज़ हुई कि अब लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ जो एक कैंडिडेट जो डिज़र्विंग है सिर्फ वो कर सकता है. फिर जो टेस्ट होता है, अब उस टेस्ट का ये है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसको पहली टर्म के अंदर जो है वो कर लेते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनको 5 या 6 टर्म्स हो गई हैं. मतलब मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ कि वो 5वीं 6ठी दफ़ा है लेकिन वो उसको क्लियर नहीं कर पा रहे. सिर्फ इसी वजह से कि कल को जाकर जो फील्ड की जो सैचुरेशन है ना या मार्केट जो है वो मेंटेन रह सके. तो मेरे ख्याल में तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. बिल्कुल सही है मैडम. लैंग्वेज के हवाले से बात करेंगे, मीडियम के हवाले से बात करेंगे. मीडियम बच्चों के लिए कंफर्टेबल होना या उसको बनाना किस हद तक मैटर करता है, ख़ास तौर पर जब हम लॉ की बात करते हैं उसमें डिफरेंट क्लॉजेस होती हैं. ऐसा ही है. तो ऐसे में बच्चों के माइंड में एक हवा बना होता है, एक प्रेशर होता है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा. तो बेसिकली क्या गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी चीज़ को आसान बनाने में? इट डज, बट इसके साथ मुझे लगता है इट मोर ऑफ डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग कि आप ट्रेन कैसे करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स वर यूज्ड टू के वो लॉ की जो मतलब टेक्स्ट है उससे पढ़ें, लॉ बुक से पढ़ें. तो मैंने इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया. आई स्टार्टेड कि मैं उनको अगर फॉर एग्जांपल हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है या हमने क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, लाइक आई हैव ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, तो मैंने उनको एक्ट से पढ़ाया बजाय इसके कि मैं उनको स्लाइड्स पे फोकस करूँ. वो भी हमारा ये डिमांड है मॉडरेट टाइम की कि आप बच्चों को स्लाइड से पढ़ाएं या किस तरह. लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम उनको टेक्स्ट नहीं पढ़ाएंगे लॉ का तो वो कंफ्यूजिंग है. इट इज़, ये लॉ का एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है लेकिन ये अच्छी चीज़ भी है. फिर लॉयर्स की ज़रूरत रहेगी ना हमेशा सबको, वरना तो एक लेमैन जो है वही पढ़ लेगा हर चीज़, हमारी मार्केट ही फिर चली जाएगी ऐसा. तो हाँ जी, तो एक्सपर्ट चाहिए होना चाहिए. और दूसरा ये कि ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है. अब जब मैंने वो एक्ट स्टार्ट कराया था, व्हाट आई डिड वाज कि मैंने बच्चों को कहा कि ये सर्टेन टर्म्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हेयर इन का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लॉ में, नॉट विद स्टैंडिंग का वर्ड यूज़ होता है, कंटेन्ड इन का वर्ड यूज़ होता है, जो कि बच्चों को नॉर्मली एक लेमैन की समझ में आने वाली चीज़ें नहीं है. तो मैंने उनको एक लिस्ट प्रोवाइड की 25 to 30 वर्ड्स की. मैंने उनको ये कहा कि आपने इसको खुद से सर्च करना है. अब जब वो खुद से सर्च करेंगे तो दे विल पुट एफर्ट इन इट, बजाय इसके कि मैं उनको वहां से वो रीड करा रही हूँ तो वो उसके ऊपर इतनी कंसंट्रेशन ही नहीं आएगी उनकी ना. अगर दे विल फोकस ऑन दैट मोर जब वो खुद से सर्च करेंगे. तो उन्होंने उसको सर्च किया, फिर उन्होंने रेलेवेंट एग्जांपल्स निकाली और मैंने उनको ये कहा कि आपने अपना एक एक सेंटेंस बना के लेके आना है जहाँ पे आप इसी वर्ड की यूज करेंगे.
अब वो बिल्कुल सही है। क्लास से पहले उनकी ट्रेनिंग हो गई एंड इट हुँ, वाज़ वेरी कन्वीनिएंट कि मैं उनको बाद में लॉ के टेक्स्ट से वेरी पढ़ाऊँ। गुड। तो हाँ सो जी, बेसिकली डिपेंड करता है मेंटर के ऊपर, वो किस एग्ज़ैक्टली। तरीके से उनको लेकर हाँ, चलते हैं। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, जी, तो यूनिवर्सिटीज़ में जब भी बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं, हेज़िटेंट होते हैं बहुत एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा और इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी नहीं होती है। जी, लॉ के बारे में ख़ास तौर पर कहा जाता है, बाकी डिग्रीज़ के बारे में भी होता है, लेकिन लॉ के बारे में कहा जाता है कि अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की एनहांसमेंट के लिए जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की बात करते हैं तो बहुत सारी सोसाइटीज़ एक्टिवली एग्ज़ैक्टली। परफॉर्म करती हैं। जी। तो लॉ डिपार्टमेंट में कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो इसको लेकर चल रही है और उसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कैसे की जाती है? राइट, वी हैव द सोसाइटी जिसको हम कहते हैं टफ लॉ एंड मीटिंग सोसाइटी। हुँ, आई एम हेडिंग दैट सोसाइटी। और ये है कि सोसाइटी के अलावा भी मुझे ये लगता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे भी रिफॉर्म्स ये वाले लेके आना चाहें तो लेके आ सकते हैं। ठीक। लाइक देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको मैंने और सर ने हम हमारी म्यूचुअल एफर्ट के साथ हुँ, और सर की गाइडेंस के साथ आई हैव सीन के बच्चे इस लेवल से दे हैव अप्रोच दिस लेवल। गुड। दे वेंट हुँ, कंफर्टेबल इन द स्टार्टिंग, वो क्लास में बहुत ज़्यादा शाय थे और इसके अंदर ना जो एक चीज़ होती है पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा था उनके दोस्तों की सही। तरफ से। लाइक दे वर बुलिंग और बुलिंग की वजह से बच्चे जो है वो हेजिटेंट फील करते हैं। हुँ, देयर इज अ स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था, ही वाज ट्राइंग टू ओवरकम दैट, हुँ, बट उसके जो पीयर्स थे दे वर नॉट अलाउइंग देम टू कि वो उस चीज़ से रिकवर कर सके। ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द क्वेश्चंस और क्लास के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही थी हुँ, वो बच्चों की तरफ से आ रहा था। अब ये हम पे डिपेंड करता है, जैसे मेरी क्लास में एक रूल है कि इफ अ फीमेल इज टॉकिंग, हुँ, नो गाय इज सपोज्ड कि वो उसको इंटरप्ट करे। सही, अब आई हैव बिल्कुल एन सही। अथॉरिटी, तो मैं उस अथॉरिटी का एक अच्छा यूज करते हुए मैंने उनको ये चीज़ सिखाई है बिल्कुल सही। कि ये जब फील्ड में जाएंगी ये बच्चियां या फिर क्लास फेलोज हैं, दे आर जस्ट लाइक योर सिस्टर्स और योर फ्रेंड्स, हुँ, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। ये फील्ड में जाएंगी, ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी सोशलाइजेशन बहुत बुरी थी और रिजल्टेंटली बिल्कुल। वो फील उनको अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। तो आपको ये चाहिए आप यहीं से उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि हुँ, वो वहां जाके अच्छे तरीके से एक्सेल कर सकें। अब ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हम जो क्लास में कर सकते हैं, और जहाँ तक सोसाइटी का ताल्लुक है, वी वी ऑलरेडी हैड वन सोसाइटी और अभी हमारे पैटर्न इन चीफ जो है मियां हनीफ साहब जो है, उन्होंने एक नई सोसाइटी इंट्रोड्यूस कराई है, दैट इज एडीआर सोसाइटी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी। हुँ, तो उसके थ्रू भी हमने बहुत सारे बच्चों को, लाइक वी हैव एंगेज्ड 40 स्टूडेंट्स इन वन सोसाइटी एंड 20 स्टूडेंट्स इन द अदर सोसाइटी। गुड, तो 60 तो आगे हैं, इसी तरीके से वेरी गुड। बच्चों को एंगेज कर हुँ। लिया हमने तब। बिल्कुल हाँ सही है। जी, सो सर, जब सोसाइटीज़ में जैसे लॉ एंड वोटिंग सोसाइटी का ज़िक्र किया जा रहा है, एक कोर्ट का एनवायरनमेंट बच्चों को आपने दे दिया, उनको सिखाने के लिए। रियल में या प्रैक्टिकल लाइफ़ में और जब हम कोर्ट का एनवायरनमेंट देते हैं एकेडमी के अंदर या इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो एक डिफ़रेंस नज़र आता है। चूँकि हम बच्चों को जब सिखा रहे होते हैं, तो हम उनको बड़ा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट दे रहे हैं। रियल में आपको जैसे अभी मैडम ज़िक्र कर रही हैं कि आपको सोसाइटी के बहुत सारे बिहेवियर्स को फेस भी करना पड़ता है जी। और इवन कि फिज़िकली आपको एनवायरनमेंट भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। जो चीज़ें हम मीडिया के ऊपर देखते हैं, परसेप्शन कुछ और है कोर्ट की, रियल में जाते हैं वहाँ पे कुछ और है। तो वो प्रैक्टिकल का और इसका डिफ़रेंस वो कैसे बच्चे मैनेज करेंगे या उनको कैसे गाइडलाइन दी जाती है? सर ये अमूमन कहा जाता था ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, हुँ, कि हम लोगों के यहाँ जो चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं, बाज़ औक़ात जो हकीकी चीज़ें होती हैं वो उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होती हैं हुँ, और उससे बहुत ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी नहीं भी होती। तो हम लोगों का जो ये एक्सपोज़र होता है, इसमें जो सबसे मैंने एक आपको चीज़ बताई कि बतौर लॉयर जो आपने अदालत के अंदर पेश होना है और अपने केस को कैसे प्रोसीड करना है। हुँ, जो मूटिंग सोसाइटी है और जो मूट केसेस जो होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि एक वकील को, एक स्टूडेंट को पता लगे कि मैंने अदालत में किस तरीके से खड़े होना है और जाके बात कैसे करनी है। हुँ, आपकी प्रोनंसिएशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपके कपड़े, ठीक है, आपने किस तरीके से वहाँ पे अपने आप को जाके प्रेज़ेंट करना है, हर चीज़ बोलती है। हुँ, तो पहले नंबर पे तो ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा हो गया। अदालत के अंदर भी आप देखें, आप जाएँगे तो वहाँ पर अगर जज साहब हैं, तो आपने हुँ, अपने आप को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन ही वो करना है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर थोड़ी-सी रिग्रेस होती है और वो अदालत के अंदर नहीं पाई जाती, वो जैसे कि मैं पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था कि अदालत के अंदर अगर वकील साहब ने कोई गलत आर्गुमेंट दे दिया है, कुछ तरीके जज साहब उसको बड़ा पोलाइटली या हुँ, हम्बली उसको टर्न डाउन करेंगे, उससे कहेंगे भई ऐसा नहीं होता। हुँ, जबकि मूटिंग कॉम्पिटिशन के अंदर फॉर द रियल एक्सपीरियंस कि जी क्या हो सकता है, वहाँ पे अगर किसी बच्चे ने गलत केस लॉ बता दिया, उसने गलत चीज़ कोट कर दिया, तो बाकायदा उसको ग्रिल किया जाता है।
हुँ, मतलब फिर उसको कहा जाता है कभी आपने अगर कहा जी ये लॉ जो है तो ये बताएं जी आपने कहाँ से बोला है, इसका हुँ, रेलेवेंट सेक्शन क्या है, बिल्कुल सही। अच्छा डू यू हैव एनी केस लॉ। तो इसमें फिर ये होता है कि एक बच्चा जो है वो बाहर जाकर जो उसको एक्सपोजर मिलना होता है ना, हुँ, यहाँ पे उसको 10 टाइम्स टफर एक्सपोजर मिल जाता है और वो बिल्कुल फिर सही। अपने आप को तैयार करता है उस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही है, बहुत खूबसूरत बात। लॉ के हवाले से बात कर रहे हैं जी आज और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट हसन जावेद साहब और एडवोकेट फातिमा सईद साहिबा। दोनों का ताल्लुक जो है द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से है और लॉ के लिए क्या गाइडलाइन हो सकती है तमाम उन बच्चों के लिए जो लॉ डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएँगे तो इनसे जानेंगे कि द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में बेसिकली लॉ डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट्स के लिए क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए और किस तरीके से बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर साथ में जितने भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। सो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, official journey, a program that is organized by the University of Faisalabad, and I'm your host, Dr. Amina Mehak. Definitely this program is aimed to bridge the gap between the academia and innovations. That's why today's session is all about discipline, is all about law. That's why we are having a great personality with us, Associate Professor, Head of Department of Law, Sir Muhammad Ali Sahab. He is former Secretary to Chief Justice of Supreme Court of Pakistan, and he is former Senior Registrar Judicials of Supreme Court of Pakistan. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह करम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। सर क्या आप हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे टुवर्ड्स योर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने कुछ फ्यू इयर्स बैक लॉ डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश किया। तो इस वक्त हमारे पास 3 क्लासेस चल रही हैं, बैच सेमेस्टर 2 है और सेमेस्टर 4 है, सेमेस्टर 6 है। तो माशाल्लाह डिपार्टमेंट जो है वो बड़े एक ज़ील और ज़ेस्ट के साथ जो है अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसको परसू कर रहा है और इट्स मेकिंग प्रोग्रेस। तो सर व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लॉ डिपार्टमेंट को अदर डिपार्टमेंट से जो है वो एक डिस्क्रिमिनेटिव पॉइंट के तौर पे जो है वो हाईलाइट कर रहा है? कह लें आइडियोलॉजिकली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसको आगे आने की। वो है जैसे आप देखें अब तहरीक पाकिस्तान, पाकिस्तान का बनना, इसमें सबसे पहले कायदे आज़म से पहले इवन अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो भी एक लॉयर थे। तो यानी जहाँ से हमारी पाकिस्तान बनने की बुनियाद शुरू होती है वहाँ पर हमारी जो लीडरशिप है अल्लामा इकबाल के साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हैं। तो ये 2 शख्सियात जो हैं ये दोनों ही बड़े कह लें आला पाए के कानूनदान थे। कायदे आज़म ने बैरिस्टर किया इंग्लैंड से और इसी तरह डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने भी फॉरेन से एजुकेशन हासिल की और यहाँ प्रैक्टिस की। तो एक यानी लीगल पर्सपेक्टिव जो है वो हमारे कंट्री के यानी जो एग्जिस्टेंस है उसके अंदर वो मौजूद है। तो वो एक बड़े स्ट्रेंथ देता है उन सब लोगों को जो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। So, being an additional registrar and the head of department of law, what are your goals? What are your ideas? What are your innovation toward the law department? डिपार्टमेंट के हवाले से यानी कि हमारे लिए जो गोल्स हैं वो ये है कि बुनियादी जो हमारी आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, जिसको हम आम और फ़ियाम में कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, यानी बेस है इस्लामिक टीचिंग्स। हमारा मुआशरा जो है इस्लामी यानी हमारा पाकिस्तान जो है वो हासिल ही इसी बुनियाद पे किया गया कि हम एक सेपरेट नेशन जो है सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान जो है एक अलहदा मुल्क में अपने मजहब और अपनी रवायात के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार सके। दिस वाज दी यानी गोल उस वक्त पाकिस्तान बनाने के लिए। तो इन चीज़ों को वैसे तो HEC गाइडलाइंस भी मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी ने और लॉ डिपार्टमेंट ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारा जो
सिलेबस है वो डिज़ाइन किया है। उसके अंदर बेसिक्स यानी कि इस्लाम के हवाले से, हमारी हिस्ट्री के हवाले से और हमारे कल्चर के हवाले से ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। उसकी एक वजह ये है कि पहले ये होता था कि ग्रेजुएशन के बाद जो है लॉ डिग्री के लिए एडमिशन होते थे, वो 2 इयर्स कोर्सेज होते थे। तो वक्त के साथ साथ ये महसूस किया गया कि कोई भी प्रोफेशनल डिग्री जो है उसको उसी तरह ही कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए जैसे दूसरे फील्ड्स में है, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है या अदर डिपार्टमेंट्स हैं। तो अब ये जो है इस वक्त जो पैटर्न चल रहा है वो यही है कि इंटर के बाद 5 इयर्स कोर्स जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। तो उसके अंदर यानी ग्रेजुएशन लेवल की जो कोर्स कंटेंट है उसके अंदर करिकुलम के अंदर वो भी शामिल किया जाता है। उसमें जो कह लें जो है कम्युनिकेशन जो है स्टूडेंट्स की उस पे किया जाता है फोकस। उसके लिए हमारा चूँकि मीडियम जो है जनरली वो इंग्लिश है, तो इसके लिए हम इंग्लिश राइटिंग के लिए हम उनको कोर्स करवाते हैं इन द वेरी बिगनिंग कह लें शुरू वाले जो सेमेस्टर्स है। और इसके साथ जो है हम THQ करवाते हैं यानी टीचिंग ऑफ द होली कुरान। तो वो उसका पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 है। तो यानी एक अच्छा स्टूडेंट को कंटेंट हम देते हैं यानी इस्लामिक टीचिंग के हवाले से। यस सर। और हमारा जो कह लें हमारी जो फाउंडेशन है हमारे पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है उस पर स्टूडेंट को आगे लेकर जाने के लिए। सर थ्योरेटिकली तो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि HEC की कोर्स आउटलाइन और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप इन सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए स्टूडेंट्स को किस तरह से इंगेज किया जाता है? उसके लिए कुछ एक्टिविटीज हैं या आपके लिए उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए कोई मूट कोर्ट अवेलेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में? जी माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी ने कुछ 2 इयर्स बैक एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पर मूट कोर्ट इस्टेब्लिश करने का। और उसके लिए ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनको इनवाइट किया कि वो आके इसको इनागोरेट करें। और उनके बिहाफ पर चीफ जस्टिस तो शायद नहीं आ सके थे, बट अ सीनियर जज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट माशाल्लाह ही ज्वाइंड दिस इनागोरेशन सेरेमनी। और हमारी जो मूट कोर्ट है वो बड़ी एक स्टेट ऑफ द आर्ट कह लें, एक कंप्लीट कोर्ट सेटअप जो है उसमें लगा हुआ है। वहाँ पर यानी बेंचेस हैं वकला के बैठने के लिए, जो प्लेंटिव साइड है, जो डिफेंडेंट साइड है। फिर जज का जो सेटअप होता है वो है, जज के साथ जो स्टाफ होता है उसका सेटअप लगा हुआ है। तो वो कंप्लीट एक यानी कि आप ऐसे लगता है कि जैसे आप नॉर्मल कोर्ट में आप चले गए हैं, वहाँ आपको ये नज़र आता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो हम चीज़ें जो क्लास में पढ़ रहे होते हैं उन्हीं में से जो प्रोपोजिशंस बनती हैं वही वाली हम अपने स्टूडेंट्स को असाइन करते हैं कि आप इसको प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम प्लेंटिव साइड, और दूसरों को हम कहते हैं कि आप इसको डिफेंडेंट साइड से प्रिपेयर करेंगे। तो फिर जो है वो एक केस फॉर्मेट में वहाँ बैठकर मूट कोर्ट के अंदर पहले जो प्लेंटिव का एडवोकेट है वो अपना केस प्रेजेंट करता है, अपने आर्गूमेंट्स देता है। फिर उसके बाद जो डिफेंडेंट का एडवोकेट है वो अपना केस पेश करता है, एंड देन जज in the course of hearing whatever the situation is, जो भी observations वो दे, one of the faculty हम किसी को बैठा देते हैं as judge, या हम किसी स्टूडेंट को भी बैठा सकते हैं as So do you judge. have enough competent faculty? Yes, we have माशाल्लाह with us हैं हमारे पास सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, रिटायर्ड जजेस भी हैं, और हमारे पास यंग लॉट में भी लोग मौजूद हैं, और उनकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। ये एक मतलब उनका एक स्पेशल एट्रीब्यूट है कि जो यंग लॉट है वो माशाल्लाह अपनी स्टडीज़ को उन्होंने अच्छे तरीके से मास्टर्स किया हुआ है, और फर्दर स्टडीज़ भी वो परसू कर रहे हैं। और इसकी वजह से उनका जो नॉलेज है वो बड़ा अपडेटेड है, क्योंकि वो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग देयर ओन कैरियर एज वेल। तो उनकी जो अटैचमेंट है विद कह लें जो जितना भी डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी ही यूजफुल है। फिर वो बड़ी मतलब कह लें कि एप्टली वो ट्रांसफ़र होती हैं टू द स्टूडेंट्स। So, sir, what's the judgmental criteria? आप स्टूडेंट्स को किस तरह से जज कर रहे हैं? जो आपकी फैकल्टी है वो किस तरह से वर्क कर रही है, इसको किस तरह से आप जज कर रहे हैं? और जो इनकी स्किल्स हैं उनकी इन्हेंसमेंट के लिए आप क्या उसके लिए इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं? उसमें
जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख मेरा और आपका साथ रहेगा जी इंशाल्लाह 2 बजे तक। और आज हम लॉ डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि लॉ की अहमियत क्या है और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है आज का, जो इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ कि हमें आज स्टूडियो में जॉइन किया है एडवोकेट हसन जावेद साहब ने, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। और साथ में मौजूद हैं जी एडवोकेट फातिमा सईद साहिबा, जो लेक्चरर हैं लॉ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। ब्रेक पर जाने से पहले लॉ की अहमियत को डिस्कस किया जा रहा था और उसके जो भी प्रोस एंड कॉन्स हैं, उससे जो टेक्निकल क्वेश्चंस अमूमन अमूमन ज़हन में आते हैं उनको डिस्कस किया जा रहा था। सो मैं अब जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में फॉल एडमिशन्स 2024 का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में लॉ डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको भी गाइड किया जाए। जी मैम। So the eligibility criteria is very clear and definite. वो 45% मार्क्स आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट आपसे ये है। अबव दैट जितना भी हो हम ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे उसको। एंड द एज क्राइटेरिया इज़ 21 ईयर्स। ओके। आपका हाँ जी 21 ईयर्स की लिमिटेशन है। आप उससे अबव है, आपका कुछ डेज का भी मेरे ख्याल में गैप है तो नहीं कंसीडर किया जाता। बिल्कुल हाँ जी। सही है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% मार्क्स एंड एज जो है वो 21 ईयर है। और सेकेंडली ये कि उसके लिए इनिशियली टेस्ट जी रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली जिसको एंड लैट का टेस्ट 50% इन कहा दैट जाता है। टेस्ट। 50% जी होने जी चाहिए। आउट ऑफ 100 ओके, हाँ बिल्कुल जी। सही है जी। और इसके साथ जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लॉ डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस या ग्रोथ के हवाले से मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से लॉ डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। सर लॉ डिपार्टमेंट माशाल्लाह जो फैसलाबाद में जिस तरीके से आया है और मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लोगों का बड़ी तेज़ी से नाम इसका बन रहा है और इसकी वजह यही है कि जो एडमिशन्स हैं कि लोग समझते हैं कि जी हम लोगों के हर दफ़ा में एंड में लोगों से मदद करनी पड़ती है क्योंकि एक सीट्स होती हैं वो बिल्कुल। हम लोगों की फिल हो जाती हैं और वो सर हम लोगों की देखने और कुछ समझने से पहले ही इतना ज़्यादा आ जाता है और उसकी वजह ये कि हम लोगों के माशाल्लाह जो डिपार्टमेंट है इसके एक नहीं सबसे पहले तो सर हमारे विजिट्स ही नहीं ख़त्म होते ना गुड। माशाल्लाह। मतलब अभी हम रिसेंटली अभी हम मेरे ख्याल में अभी इस वक्त पंजाब में शायद द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद पहली ऐसी यूनिवर्सिटी और हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि बच्चे खुद किसी जेल के अंदर गए हैं और वहाँ पर जाकर कैदियों के साथ लाइव एक्सपोजर करके आए हैं। ठीक। पहले नंबर पे तो ये चीज़ है। अभी हम लोगों का लास्ट जो विज़िट था वो डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में था। वहाँ पर ना सिर्फ बच्चों ने और जो फैकल्टी है उन्होंने बाकायदा प्रिजनर्स के साथ जाके उनका इंटरव्यू किया, पूरी जेल को विज़िट किया, इवन कि वहाँ का खाना तक चखा के किस तरीके से होता है, जो कॉमन एक परसेप्शन बनी हुई है क्या है। फिर इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं इनके 9 और 10 मुहर्रम वाले दिन सिर्फ ये नहीं है कि मतलब हम एक टीचर का काम ये हो कि वो सिर्फ अच्छे बुराई से रोके, अच्छे काम को हुक्म देना भी एक अल्लाह उसमें ताला भी शामिल है। कहता है और ये बिल्कुल। टीचर की बहुत जो उसकी खूबसूरत। एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। तो 9 और 10 मुहर्रम के लिहाज से भी हम लोग सिर्फ मतलब ये जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं कि बाकायदा बच्चों ने लॉ डिपार्टमेंट के बच्चों ने खुद से ही मतलब पैसे इकट्ठे किए और फिर ये जाकर इन लोगों ने तकरीबन 1000 लोगों को जो खाना है ना और पानी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब ये हम लोगों की बच्चों की ग्रूमिंग हम लोग बच्चों की इस तरीके की कर देते हैं कि उनको होता है कि भाई हमने माशरे का एक ज़बरदस्त किस्म का किरदार बनना है। बिल्कुल सही है कि सोशल अवेयरनेस भी जनरेट की जाती है। और फील्ड विजिट के हवाले से अल्टीमेट मैं बात करना चाह जी रहा था जी कि किसी भी डिग्री के लिए इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग स्टडी जो है वो इंटर्नशिप मैटर भी करती है, फील्ड एग्जैक्टली विजिट्स भी मैटर करते हाँ हैं। जी तो किस तरीके से लॉ डिपार्टमेंट जो है क्या सिर्फ फैसलाबाद में जी या फिर बाहर भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी जाया जाता है, ख़ास तौर पर चूँकि अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं लाहौर में या सुप्रीम कोर्ट की बात जी करें, इस्लामाबाद में जाना है, उसको विज़िट करवाना है, उसका एनवायरनमेंट बच्चों को दिखाना है, वो किस हद तक विज़िट्स फ्रूटफुल हो सकते हैं जी बच्चों में? वी स्ट्राइव अ लॉट फॉर दैट। हमने बहुत सारे विजिट्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने कर लिए हैं ड्यूरिंग द पास्ट टाइम और अभी हमारे प्लान भी हैं। उसमें ये है कि हमारी जो डिग्री है एज़ फार एज़ द स्कीम ऑफ स्टडीज़ इज़ कंसर्न, तो बच्चों का 3 क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स होगा जिसको हम इंटर्नशिप कहते हैं। हुँ, दैट विल कम आफ्टर 8th सेमेस्टर, जब उन्होंने लॉ के कुछ मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होते हैं। तो उसके बाद वो फील्ड में जाते हैं एंड उनकी जो हमारा कह लें यहाँ पे समर का जो ब्रेक आता है 3 मंथ्स वाला, उसके अंदर वो किसी भी ऑफिस को जॉइन करेंगे, दे विल वर्क ओवर देयर, वो वहाँ हुँ, से सारे प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे एंड आफ्टर दैट उनका वो 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी इवैल्यूएट करेगी उनसे। मे बी हम उनके लिए कोई क्रैश कोर्स डिज़ाइन कर दें, पहले हम खुद से भी उनकी ट्रेनिंग करें और आफ्टर दैट उनकी इवैल्यूएशन हम उस तरीके से करेंगे। And as far as the visits are concerned, our students have been to Supreme Court
ट्वाइस आई गेस। देन हम उनको फेडरल शरीयत कोर्ट लेके गए हैं, वहाँ पे हमने उनको लाइव हियरिंग दिखाई कि किस तरीके से चलती है हर चीज़, और उनको वो जो कस्टम्स है वहाँ के, दैट द पीपल ओवर देयर वियर, वो उनको क्या कहते हैं अरबिक में, वी कॉल दैट इज जुब्बा मे बी सम, बिल्कुल दैट इज अ ड्रेस रोब ऑफ दैट गाउन सॉर्ट। गाउन हाँ जो जी, मतलब गाउन ये सॉर्ट क्या ऑफ, होता है, बिल्कुल सही। और दे वियर द कैप। हम्म, तो वो बच्चों ने वो चीज़ें देखी कि उन कस्टमरी प्रैक्टिसेस को अभी तक हम लेके आगे चल रहे हैं। बिल्कुल हाँ सही है। जी। सर स्कोप के हवाले से बात करेंगे, Sure. चूँकि हम इम्पोर्टेंस को बात कर चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लॉ से मुतल्लिका है, लेकिन स्कोप इंतहाई ज़रूरी है किसी भी डिग्री को स्टार्ट करने से पहले, कि अगर डिग्री करेंगे तो फाइनली हमें जाना कहाँ पे, डेस्टिनेशन क्या है और इसका फ्यूचर क्या होगा, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, लॉ वाले बच्चों का जो फ्यूचर है ना वो ब्राइट है। इसका जो स्कोप है वो इतना ज़्यादा है कि शायद अगर मैं गिनवाना शुरू करूं, क्योंकि सर अब लॉ एक ऐसी चीज़ है, इवन के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो CSS करके जाते हैं, उन्होंने भी जाकर वहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान पिनल कोड और CRPC उन्होंने अपने कोर्सेज के अंदर पढ़ना होता है। तो लॉ में सिर्फ ये नहीं है कि आपने जाके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा है वो कहता है जी मेरा प्रैक्टिस वाला जहन नहीं है, या मैं अदालत में नहीं पेश होना चाहता, तो सर वो उसके अलावा जुडिशरी की तैयारी कर सकता है, वो उसके In-house। अलावा PMS की तैयारी कर सकता है, मतलब CSS की तैयारी कर सकता है, और मतलब कोई एक फील्ड नहीं है, कितने लोग हैं वो उसको, मतलब आपको फील्ड के अंदर हज़ारों मौके मिलते हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप देखिएगा हर रोज़ जब आप इसकी, मैं बता रहा हूँ कि इसकी जॉब का क्या हिसाब है, कि अभी मैं 3-4 दिन पहले भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठा हुआ था, तो वो कह रहे थे कि सर हम जब कोई पोर्टल खोलते हैं ना, और वहाँ पे देखने को मिलता है जी लॉ कितनी जॉब्स, लॉ कितनी जॉब, तो सर ना इसमें कोई जॉब की तंगी है, और ना, और मतलब एक्सपोजर तो है, लाइक यू कैन से दैट स्काई इज़ द लिमिट, मतलब इसका एंड नहीं है। बिल्कुल सही है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल जहन में आता है कि जब बहुत सारे ग्रेजुएट्स हर साल मुख्तलिफ इदारे पास आउट कर रहे होते हैं, जी। तो क्या आपकी सोसाइटी जो है वो एब्जॉर्ब कर पाती है ग्रेजुएट्स को? एक्चुअली ऐसा है कि हमारा अभी कोई भी एक बैच जो है वो ग्रेजुएट नहीं हुआ, लेकिन हम उनकी एक बट पब्लिक, आई थिंक जी, दे आर रेडी टू दे विल कम बी इन फील्ड, या इन ईयर और अ हाफ। ऐसा है कि हम उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से कर रहे हैं, एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, कि आप ये पूछना चाह रहे हैं, मे बी कैन यू रीफ्रेज योर क्वेश्चन? एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लॉ के स्टूडेंट्स जी जी तालीम लेते हैं, जी, और जैसे फील्ड में आते हैं, मुख्तलिफ इदारे लॉ के स्टूडेंट्स पास आउट करते हैं हर हाँ जी, साल, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स फील्ड में आते हैं। अब इतनी ज़्यादा क्या बल्क में सोसाइटी में डिफरेंस कहाँ पे? कैपेसिटी है कि इन लॉ के स्टूडेंट्स को ऑब्जॉर्व किया जा सके? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अभी एक मेरे ख्याल में सर्वे था, आई कैन नॉट कोट दैट क्योंकि वो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंशियल था, वो कंस्ट्रेंट्स उसमें दे वर सेइंग कि अभी भी इतने लॉयर्स की ज़रूरत है कि 10 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वकील मौजूद नहीं है, वो ही रिप्रेजेंट 20 सही। फॉर वन। ऐसा नहीं होता, 20 लोगों के मसाइल हैं, 20 इतने बल्क में आपके पास केसेस आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो सोसाइटी उस चीज़ को इग्नोर करती है। अब दूसरा ये कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या करते हैं इसमें कि उनका एक PR उनका बहुत अच्छा हो, हम इसको थोड़ा अभी इस लेवल से इस तरह से ट्रेन करें कि बच्चों के लिंक्स जनरेट हो। जैसे हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं मूड कॉम्पिटिशन्स के लिए, whenever we have to share the invites with other colleges and with the other authorities, जब हम उनको एजुकेशन के लिए बुला रहे होते हैं, तो we always engage the students in that activity. How would a session judge know that there is some XYZ student in that college जब तक बच्चा इंटरेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल। तो हम बच्चे को इंगेज करते हैं कि बेटा आप जाएं, आप उनको इनवाइट करें पर्सनली, ताकि बच्चे का लिंक जनरेट हो उनके साथ। तो फील्ड में जाने से पहले ही सिक्योरिंग सम पोजीशन ओवर देयर। बिल्कुल हाँ सही है। कम्युनिकेशन और स्किल्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, जी। कॉन्फिडेंस शेक हुआ होता है, या इतना ज़्यादा काम इनिशियली उनके ऊपर नहीं हुआ होता जी। उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए। कम्युनिकेशन को या स्किल्स के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है जो बच्चे लॉ डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं? मेरे ख्याल में वो म्यूचुअल डिस्कशंस जो हैं, अगर हम उनको अप्रिशिएट करें, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से whoever is listening that this is a part of life, this is very normal, it happens to us as well। हम भी फंबल कर जाते हैं समटाइम्स, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि हम एक्सपर्टी ले रहे हैं एक चीज़ में और हम बिल्कुल एक्सपर्ट बन रहे हैं, इट हैपन्स, इट इज़ नॉर्मल। सबसे पहले तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें स्टूडेंट्स। ठीक, बिल्कुल और सही। दूसरा ये कि अप्रिसिएशन मैटर्स अ लॉट, इनकरेजमेंट बहुत मैटर करती है, वो आपके टीचर्स की तरफ से हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। कुछ जो मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं वो बहुत खुश होकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर बिल्कुल सही। कि टीचर इनकरेज कर रहे हैं। और बिल्कुल दूसरा ये सही। कि हमारे डिग्री के अंदर कोर्सेज भी हैं इस चीज़ के लिए। अब मूड केसेस का जो कोर्स है उसमें बेसिकली हम बच्चों की कम्युनिकेशन पे ही काम कर रहे हैं। हम क्लास में जब बच्चे कोई बात करते हैं तो व्हाट वी डू इज कि हम उनको कहते हैं आप बेटा अपनी बात को रीफ्रेज करें थोड़ा सा। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल है, जैसे देयर वाज अ गाय जो ऑफिस में आए हैं बच्चा, इसने मुझे कहा कि मैम आप ये वाला काम कर दो,
ठीक है, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट वे टू टॉक टू द टीचर। बिल्कुल तो मैंने उनसे बोला कि बेटा आप क्या बात कर रहे हैं, सर कि मैम आप मेरा ये वाला काम कर दो। कर दो। अब दूसरा आई स्टेयर्ड एट हिम, उसको फौरन पता चल गया दैट आई एम नॉट सपोज टू टॉक लाइक दिस टू माय टीचर। उसने फौरन से उस बात को चेंज किया, मैम आप मेरा ये काम कर देंगी। फिर एग्जैक्टली बाहर जाके इस बच्चे ने बोला कि टीचर कह रही थी, फिर मैंने उसको समझाया कि आप जब भी किसी से बात करते हैं, यू आर नॉट इन दैट पोजीशन टू ऑर्डर मी समथिंग, बिल्कुल आपकी टोन रिक्वेस्ट करने वाली होनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों की लर्निंग जो है वो चलती रहती है। बिल्कुल सही है सर। जी। स्टडी, कम्युनिकेशन और स्किल्स किस हद तक अहमियत रखते हैं अगर हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं? बहुत सारे लोग स्टडी को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, ग्रेड्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन और स्किल्स को हम बैक एंड पे छोड़ते हैं। कम्युनिकेशन और स्किल्स की अहमियत को कैसे देखते हैं? सर ये चीज़ ऐसे हैं कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसमें से ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों का होना ज़रूरी है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक बंदा है और उसके पास कोई 30 या 35 साल का एक्सपोजर है, ठीक है? वो एक समंदर है, हम उसे नॉलेज का समंदर कह लेते हैं। लेकिन वो जब क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता है तो उसको अपनी जो बात है बच्चों को कहनी नहीं आती, वो अपनी बात को सही तरीके से फ्रेज़ नहीं कर सकता, सही एग्जांपल्स नहीं दे सकता। बेशक अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज दी है, लेकिन उसको नहीं पता कि मैंने अगले को समझानी बात किस तरीके से है। और दूसरी तरफ सर एक आदमी है, वो यंग है, ठीक है? लेकिन उसको ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, वो बहुत अच्छा बोल सकता है और चीज़ को अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। तो सर मेरे ख़्याल में मैं मतलब लोगों को भी इस चीज़ की सेंस होगी कि प्यास बुझाने के लिए जो पूरा समंदर है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि उसका पानी खारा है। बिल्कुल और अगर प्यास बुझानी है तो वो एक छोटा-सा ग्लास जो है वो भी आपकी वो प्यास भी बुझा काफ़ी सकता होता है। है। बहुत तो खूबसूरत बात। हमारी जो प्रोनंसिएशन या ये चीज़ें या कम्युनिकेशन जो है ना और नॉलेज है सर, ये हैंड टू हैंड चलती हैं। इन दोनों और तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। स्किल भी होना ज़रूरी है, चीज़ें मिलती हैं तो फिर एक अच्छी चीज़ निकल के जो सामने वजूद आती में है। आती है। बिल्कुल सही है मैडम। फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा जो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में लॉ डिपार्टमेंट को जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अच्छा, मेरा जो मैसेज है आई वांट टू कन्वे दैट टू द पेरेंट्स एज वेल। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि हमारी फील्ड इट इज़ मोर लाइक के आपकी लड़ाई बदमाशी एंड स्टफ लाइक दैट। तो पेरेंट्स के लिए ये कि बहुत सेटिस्फैक्टरी इन्वायरमेंट है, हम इस तरह की किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करते। और इसमें यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है जिसके लिए मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, कि उन्होंने जो हमारी यूनिवर्सिटी के बायलॉज बनाए हैं, देयर इज़ अ पॉलिसी इन दैट जिसको हम कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। इस तरह के किसी भी इशू को, बच्चों के जो स्मोकिंग की इश्यूज हैं या इस तरह की इनकी लड़ाई है आपस में या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जो बुली करते हैं एक दूसरे को, तो हम हैरेसमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये बहुत अननोन था लोगों के लिए, अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट था कि मेल्स जो हैं उनको भी हरास किया जा सकता है। हैरेसमेंट कुड बी कि आप किसी को कोई ऐसा कमेंट दे रहे हैं जिसको दूसरा बंदा वेलकम नहीं कर कोई रहा। भी अनवांटेड हाँ कमेंट जी, है उसके लिए, अनवांटेड बिल्कुल सही। आपका। तो हम इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको बहुत ज़्यादा इंश्योर करते हैं। तो मेरे ख्याल में इफ़ यू हैव पीस ऑफ माइंड यू कैन एक्सेल, आपके लिए बिल्कुल चीज़ें सही। ईज़ी हो जाती सर हैं। इसमें मेरी भी एक जी, जी, छोटी सी प्लीज़। राय है कि सबसे पहले तो ये बच्चों के अलावा मैं उनके पेरेंट्स के साथ अगर कोई सुन रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है अपने बच्चों को ना किसी भी फील्ड में आप धकेलें ना। आपने बच्चे को लॉ करवाना है ना, तो अगर उस बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है या आप अपने बच्चे को साइंस की तरफ लेके जा रहे हैं, सर बाकी सब चीज़ें हैं वो एक मैटर अलहदा होता है कि जी इसका एक्सपोजर है, स्कोप है कि नहीं है। अगर तो वो बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ने के लिए या समझने के लिए, तो सर वो कभी भी उस फील्ड में आगे तक नहीं वो जा सकता। एक बंदा हमारे यहाँ जो क्रिएटिविटी होती है, आप अगर उस पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे ना, वो बंदा क्रिएटिविटी नहीं कर सकता। नहीं कोई कर आर्टिस्ट सकता, है, उसको बिल्कुल। आप उसकी आवर्स बता देंगे कि भई तुमने जो चीज़ सोचनी है वो इसी टाइम सोचनी है, 9 से 5 की, इसलिए जो एग्ज़ैक्टली आर्टिस्ट वो नहीं होता कर है सकता नहीं कर इससे बढ़ सकता। के, बिल्कुल सही। तो सर हमें अगर क्रिएटिविटी को आगे लेके जाना है और जो हमारी कोई फील्ड है उसमें किसी बंदे ने बहुत आगे जाना है ना, तो बच्चे का सबसे पहले मेंटल एप्टीट्यूड देखें। वो देखें कि क्या ये बच्चा, हम इसको ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं कि भई साइंस और इंजीनियरिंग इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप जाएँ, तो सर वो फिर क्या उसका नतीजा निकलता है? वो बच्चा ना एक फील्ड का रहता है ना दूसरे का ना रहता है। दूसरी का रहता है, अपने बिल्कुल बच्चे के सही। साथ बैठें और उसको खुद पूछें कि भई तुम किस चीज़ में, कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जो तुम पढ़ो तो तुम्हारा उसमें दिल ना भरे, तुम बिल्कुल उसे सही। पढ़ते रहो। सर इसी में फाइनली एक सवाल आपसे, एक तो पैगाम मैं लेना भी चाह रहा था आपसे पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। सेकंडली आपकी बात से एक और सवाल ज़हन में आता है कि उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो फील्ड को ज्वाइन करने के बाद स्विच कर जाते हैं और वो किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, किसी उन्होंने एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़े, उसके बाद मूव करके किसी और डिग्री में चले गए, तो उनके लिए क्या पैगाम होता है? सर उसमें तो सबसे पहले ये चीज़ होता है कि ये नौबत ही ना आए अगर वो बच्चे सिर्फ और पेरेंट्स थोड़ा सा काम कर लें
कि वो सबसे पहले उसका जो प्रोस्पेक्टस जो होता है ना, उसके अंदर उन्होंने एक स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी दी होती है कि इस बच्चे ने आने वाले साल में कौन से कोर्सेज़ पढ़ने हैं। वो बच्चा जाता है जी, वो जाके देखता है कि यार इसके अंदर ये कोर्सेज़ हैं, मैंने तो डिग्री का नाम ये पढ़ा था, तो मैं इसके इंटरेस्ट में आ गया हूँ, अब इसके आगे ये चीज़ें ये क्या हैं? वहाँ से बच्चा जो होगा वो घबराना शुरू हो जाता है। सही। अगर ये वाली चीज़ एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे पेरेंट्स और बच्चे ले लें ना, कि भई मैंने ये वाली मिसाल के तौर पे मैंने एआई में जाना है, या मैंने सीएस में जाना है, या मैंने लॉ में जाना है, वो थोड़ी-सी मेहनत करें और उसका वो कोर्स आउटलाइन लें, उनका खुद ही उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इससे ये जो ट्रेंड है ना, क्यों सर, जब एक दफ़ा डिग्री शुरू हो जाती है ना, फिर उसके बाद मामले बड़े पेचीदा हो जाते हैं। क्यों? एकदम बिल्कुल सही। बाज़ चीज़ें जो हैं वो लॉ के अंदर ऑफ़र हो रही होती हैं, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं ऑफ़र हो रही बिल्कुल। होती। तो उस बच्चे को फिर क्या होता है, डिग्री चेंज करने के लिए बड़ी फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, माइंड मेकिंग बनानी पड़ती है। तो सिर्फ़ ये कि सोशल स्टिग्मा को ना देखा जाए कि भई ये तो ये वाली डिग्री कर रहा है। वो बच्चा जो है वो पहले देखे, वालिदैन उस बच्चे बाप जो हैं वो सबसे बड़ा बेहतरीन दोस्त भी होता है, गाइड भी होता है, ठीक है? वो अपने बच्चे से बात करे कि भई बताएँ कि भैया आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है? तो दूसरे नंबर पे अगर वो आता है और फिर उसको उस चीज़ की समझ में नहीं आती, तो सर वो कोशिश करे कि उसको पहले सेमेस्टर के अंदर ही वो उसको स्विच कर जाए। क्यों? बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ सोचने प्रोलॉन्ग ना समझने करे, में, हाँ बिल्कुल सही, जी, वक़्त जी। भी ज़ाया ना करे। सर आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू। कीमती वक़्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। आज हमने बात की है जी इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ लॉ और फॉल एडमिशन 2024 इन द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। सो बहुत सारी ऐसी मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश की है जो ज़रूरी है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ डिपार्टमेंट को जॉइन करना चाहते हैं। मैं आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को उनकी चॉइस के मुताबिक चलने दें। बहुत खूबसूरत बात हसन साहब ने की कि आप बच्चों को जब फ़ील्ड खुद से मुंतखब करने देंगे तो शौक के साथ जॉइन करेंगे, चॉइस के साथ जॉइन करेंगे तो वो स्विच नहीं करेंगे। बाज़ औक़ात होता यही है कि बच्चे जब किसी भी डिपार्टमेंट को जॉइन करते हैं तो 1-2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद फिर ख़्याल आता है कि ये तो मुश्किल लग रहा है, अब इसको स्विच कर लेना चाहिए। ऐसे में वक़्त का ज़िया भी होता है और साथ में आप बहुत सारा कुछ लॉस भी कर रहे होते हैं। सेकेंडली यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में एडमिशन्स कंटिन्यू हैं और इस हवाले से बताता चलूँ कि आप राब्ता कर सकते हैं 03301980 के ऊपर। यहाँ पर आप कॉल करके मालूमात भी ले सकते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट में किस तरीके से एडमिशन लिया जा सकता है, या फिर ऑनलाइन एडमिशन की अगर क्वेरी आप जानना चाहते हैं, घर बैठे आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप विजिट करेंगे www.tuf.edu.pk। सो आज के प्रोग्राम से फ़ारूक शेख को इजाज़त दीजिए। मेरी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह सोमवार को 1 बजे मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले कल हम मिलेंगे करंट अफेयर शो में दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।